Hey friend, I am Ayush Mishra. I welcome you to my YouTube channel Study Without Stress. तो आज हम अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ये हमारा पार्ट 3 होगा. सो लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. उससे पहले जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं उसको रिकॉल करते हैं. तो 9th क्लास में हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि एटम ऑफ वन एलिमेंट जो होते हैं वो एटम ऑफ अनदर एलिमेंट में कभी चेंज नहीं होते हैं और आपस में नहीं मिल पाते हैं. एक्चुअली हम समझे तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. और फ्रेंड्स, हम बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में 3 और 4 चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे. तो चलिए हम लोग अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन 4 टाइप के होते हैं. पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो चलो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं. इसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. चलिए फ्रेंड, हम इसको एक्टिविटी के मदद से और बढ़िया से समझ लेते हैं. तो इस एक्टिविटी में हमको क्या कर रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग प्यार से क्विक लाइम भी कहते हैं, उसको एक बेकर में डालने के लिए कर रहा है. फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें पानी डालने को कह रहा है. फिर हमको ये कह रहा है कि आप ऑब्जर्वेशन देखिए. तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. इससे हम लोग को यह पता चल रहा है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ. जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई भी टेम्परेचर में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो वहाँ पर केमिकल इक्वेशन टेक प्लेस करता है. चलो फ्रेंड, हम इसको इक्वेशन की मदद से और इसको बढ़िया तरीका से समझ लेते हैं. तो इस इक्वेशन में हम जब CaO मतलब क्विक लाइम को वाटर के साथ ऐड करेंगे तो स्लैक लाइम मतलब CaOH2O का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है. तो और हीट जनरेट होता है साथ में. तो यहाँ CaO और H2O टू रिएक्टेंट हो गया और CaO का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड न्यू सिंगल प्रोडक्ट हो गया. फ्रेंड्स, आपको ये सारे इक्वेशन को रट लेना होगा NCERT के बुक में जितना हुआ है, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा. तो दोस्तों, तुम लोगों ने कभी अपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी तुम्हारे घर में पेंटिंग होता है तो शाइनिंग लुक आने में 2 से 3 दिन लग जाता है. ऐसा क्यों होता है? इसी को हम लोग डू यू नो में जानने का कोशिश करेंगे. तो जो हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था पिछले वाले रिएक्शन में, क्या था वो भूल गए? वो था हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है पेंटिंग में प्रेजेंट होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और CaOCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है. और ये फॉर्मेशन होने में 2 से 3 दिन लग जाता है. इसीलिए कभी भी हम देखते हैं कि शाइनिंग फिनिश अब जो वाल पे आता है वो 2 से 3 दिन के बाद ही आता है. तो चलो फ्रेंड, हम लोग कुछ और एग्जाम्पलों को देख लेते हैं. जैसे इस एक एग्जाम्पल में हम लोग को दिया है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 फॉर्मेशन होता है. यहाँ भी C एंड O2 यहाँ पर दो रिएक्टेंट हो जाते हैं और यहाँ पर एक नया सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है CO2. फिर जैसा ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम भी यही हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और तब एक सिंगल फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ये वाले डिफिनेशन को आपको रट लेना होगा, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है. तो फ्रेंड, हम लोग एक्टिविटी 1.4 में देख चुके हैं कि कैसे CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एलोंग विथ उसके हीट निकलता है. तो जो हीट ये रिलीज होता है उसी को हम लोग वैसे इक्वेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर दिया है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. अब एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो वो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस ऐसा गैस है जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो जब भी वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो रिलीज होगा, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है. हम लोग को एक इंडोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. उसमें थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ.
इंडोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग को सिंपली क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है। और फिर उसके बाद फ्रेंड हमारे पेपर में क्वेश्चन देखने को कभी कभी ये मिल जाता है कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये जो बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनो। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं कि हम लोग को वहाँ एनर्जी प्रोवाइड हो। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, तो वो हमारे जब बॉडी में जाता है तो वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले तो राइस, पोटैटो और ब्रेड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, और ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, और फिर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। तो फ्रेंड ये इसको हम लोग क्लास 10th ही में चैप्टर 6 में और डिटेल से पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन एक करके टॉपिक है, तो इसका इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। तो जब ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन H2O और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसका तीसरा जो है इस एनसीईआरटी के बुक में, तो वो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मेटल इनटू कंपोस्ट। हम लोग कभी घर पे भी कर सकते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट, कि जैसे हम लोग सड़ी गली जितनी भी सब्जियां हैं उसको एक अलग से मट्टी में दबा देते हैं तो वो डिकम्पोज कर जाता है और एक कंपोस्ट बना देता है, और यहाँ पर भी एनर्जी का रिलीज होता है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक कर जाते हैं मल्टी सिंपलर कंपाउंड्स में। चलो फ्रेंड हम ये एक्टिविटी 1.4 को एक अच्छी तरह से हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो में से एक है। तो फ्रेंड हमको इस एक्टिविटी में क्या करना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और उसको हीट करना है फ्लेम बर्नर के फ्लेम पे। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो एक डर्टी वाइट पाउडर, मतलब वो फेरस सल्फेट अपना वाटर को लूज कर देता है और कलरलेस बन जाता है। और उसके बाद फर्दर जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है, और इसमें बर्निंग ऑफ सल्फर का ऑर्डर आता है। इसका जो इक्वेशन है एक बार हम लोग देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि FeSO4 डॉट H2O जब हीट कर रहा है तो इस वाटर को लूज कर दे रहा है और डर्टी वाइट फेरिक सल्फेट में बदल जा रहा है। फिर जब हम इसको फर्दर कर रहे हैं हीट तो ये फेरिक ऑक्साइड जो ब्राउन कलर का होता है उसमें बदल जा रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जा रहा है। और जो FeSO4.10H2 का जो कलर होता है वो ग्रीन क्रिस्टल होता है, और FeSO4 का होता है ड्राई डर्टी वाइट। फ्रेंड इसका एक और एग्जांपल हम लोग को देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो हम प्यार से उसको लाइम स्टोन भी करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है CaCO3। तो जब ये CaCO3 जब हीट इसको हम लोग देते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और यहाँ पर CaO बना देता है और CO2 बना देता है। और CaO का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। ये इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन में हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखो फ्रेंड ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें भी 3 पार्ट में आता है। पहला है जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्शन हो उसका वजह हो हीटिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हीट दे रहे हैं तभी हो रहा है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फिर उसी तरह हम लोग ऊपर वाला इस वाले इक्वेशन में भी हम लोग देख सकते हैं कि जब हम हीट दे रहे हैं तभी यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, पूरा रिएक्शन हो रहा है, तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आएगा। इसको हम लोग को ध्यान इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग के यहाँ पर बुक में दिया है थर्मल डिकम्पोजिशन का एक्टिविटी के मदद से। तो चलिए हम लोग इस एक्टिविटी को भी एक बार डिटेल देख लेते हैं। तो इस रिएक्शन में हमको क्या कर रहा है कि एक बॉइलिंग ट्यूब को ले लेना है, उसमें हम लोग को नाइट्रेट पाउडर को डाल देना है और उसको पेयर ऑफ टंग्स से होल्ड कर लेना है, और उसके बाद हम लोग को कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तो हमको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि इमिशन ऑफ ब्राउन फ्लेम, और जो ये ब्राउन फ्लेम है वो कुछ नहीं है NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है।
तो मैं इसका एक बार इक्वेशन को लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर। सो जब PbNO3 मतलब लीड नाइट्रेट रिएक्ट करता है का होल ट्वाइस, जब रिएक्ट कर हीट जब हम लोग इसमें सप्लाई करते हैं तो वो बना देता है 2PbO मतलब लीड ऑक्साइड प्लस NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहाँ पर ऑक्सीजन। चलो फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला एक्टिविटी है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, एक मग को सिंपली ले लेना है, उसमें हम लोग को 2 होल कर देना है और उसमें एक रबर स्टॉपर को हम लोग को डाल देना है और 2 इलेक्ट्रोड जो ग्रेफाइट के बने होते हैं उसमें डाल देना है। फिर अब इसको 6 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। इसके बाद इसमें आधा वाटर को फिल कर देना है। फिर इसके बाद जो है 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जो वाटर में फिल हो और उसको हम लोग उल्टा करके फिर वो वाले इलेक्ट्रोड में डाल देंगे। तो फ्रेंड, हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए और यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब को उनके ऊपर से लगा दिया गया है। तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम जो है वहाँ पर बबल एराइज होने लगेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये उसके बाद फ्रेंड क्या होगा, जो हम लोग उल्टा करके जो टेस्ट ट्यूब रखे हैं वहाँ पर डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा ऑक्सीजन के मुकाबले में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं और H2O में जैसे 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होते हैं, इसलिए प्रूफ भी हो जाता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग तीसरा। तो फ्रेंड, एक्टिविटी 1.8 से हम लोग फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें लाइट के द्वारा रिएक्शन टेक प्लेस करता है। तो सिंपली इस एक्टिविटी में क्या करना है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में ले लेना है और इसको कुछ देर के लिए सनलाइट में छोड़ देना है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को डाल देना है। तो हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे कि जब AgCl है वो ब्रेक कर जाएगा सिल्वर और क्लोराइड में, तो यहाँ पर इक्वेशन टुक प्लेस हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सन। इसी तरह जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को भी रखेंगे तो वो दोनों अलग हो जाएंगे और इसका यूज हम लोग ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है रेदर देन हीट को रिलीज करने से, और ये सब इंडोथर्मिक के ही एग्जाम्पल हो गए। चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो भाइयों, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है उसके रिएक्शन से। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट लिस्ट है उसको एक बार आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, केदारनाथ के माली ने आलू जड़ा फीके पकाया है, फिर आगे वाला कॉपर सिल्वर आयरन गोल्ड। सो फ्रेंड, इस एक्सपेरिमेंट में हमको क्या करना है कि 3 आयरन नेल्स को ले लेना है, उसको सैंड पेपर से रब कर साफ कर लेना है। फिर 2 बेकर्स को ले लेना है A और B और दोनों को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से भर देना है। तो और बेकर 1 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और बेकर 2 में हम लोग धागे की मदद से 2 कांटी को उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम 20 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 20 मिनट बाद हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये होगा कि जो बेकर 1 में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जिसमें नेल काटी नहीं था, वो अभी ज़्यादा ब्राइट होता है एज कम्पेयर टू जो बेकर B है जिसमें कांटी हम लोग थ्रेड से बांध रखे थे। ऐसा यहाँ इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ पर आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, सो इसको ये डिस्प्लेस कर देता है इसके रिएक्शन से। फिर वैसे ही हम लोग जब एब्जॉर्ब करेंगे, जो नेल है उस पर ब्राउन कलर आ जाता है और जो एज कम्पेयर टू जो हम लोग एक बाहर नेल को छोड़ते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आके कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। इसका इक्वेशन हम लोग के यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर दे रहा है कि जब आयरन CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से Cu को वो डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होते हैं। तो इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके इक्वेशन से डिस्प्लेस कर देता है। फिर वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल जिंक और लीड का दिया है, ये वाले को हम लोग एक बार देख लेंगे अच्छे से याद कर।
अब फ्रेंड हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है फ्रेंड्स, तो इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है कि हम लोग को एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट को ले लेना है और एक टेस्ट में हम लोग को बेरियम क्लोराइड को ले लेना है। फिर ये दोनों को मिक्स कर देना है। तो हम एब्जॉर्ब करेंगे कि जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना देता है और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इसमें, और इसी को हम लोग प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग को प्रिसिपिटेट करने का मतलब ये होता है क्योंकि यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है वो इनसॉल्युबल रहता है, इस ये प्रिसिपिटेट के रूप में रहता है, तो इसको हम लोग प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। तो फ्रेंड हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इंग्लिश में कह सकते हैं कि सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो एक्टिविटी 1.2 हम लोग जैसा कि पढ़ा चुका हूँ पार्ट 1 में, वो भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तक के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को अभी तक आपने नहीं दबाया है तो इसको दबा लीजिए, जिससे आपको फर्दर अपडेट मिलते रहे।